फायदा उठाना चाहिए। भाभी आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। बच गया। एक नंबर के ठरकी हो तुम। ना लड़का हूँ। दुनिया से चली गई। वाओ, I mean how? रोक तो घाट। ये मरमर की मूर्ति बनानी है। साबित। छोड़िए। आप इस राज्य के राजकुमार हैं, युवराज हैं। कोनो राजकुमार नहीं है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहाँ से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। तो प्रलय का आना अभी बाकी है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बाहर आ चुकी है। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? कहाँ जा रहे हो? अरे हमारी शादी होने वाली है रूहान। आओ ऊपर आओ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी के स्टोरी के बारे में आज बताने वाले हैं और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और इसका कितना बजट था और इसे कब रिलीज किया गया था, तो और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी एक सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित और आकाश कौशिक द्वारा लिखित है। दोस्तों, टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। यह भूल भुलैया सन 2007 और भूल भुलैया 2 सन 2022 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम कर रही है और इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी हैं। दोस्तों, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित है। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मार्च सितंबर सन 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई। दोस्तों, जिसमें मनु आनंद को छायाकलन किया गया। भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसने 5 दिनों में दुनिया भर में 224 करोड़ से भी अधिक की कमाई की और सन 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। दोस्तों, रूहान रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने की मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं जो कि कथित तौर पर भूत से ग्रस्त है। दोस्तों, जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है और उसे लगता है कि वह असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं और अगर वह उसके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। दोस्तों, कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है और उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। दोस्तों, महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। दोस्तों, राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन
ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है, दोस्तों सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मिथक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मलिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली हैं। दोस्तों उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इसकी पुष्टि करती है कि रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडिताइन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से वह दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राज पुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। दोस्तों संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो राज पुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थी जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मलिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मलिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। दोस्तों वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है। दोस्तों और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मलिका और मंदिरा दोनों को व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि भूत वास्तव में वैद्यनाथ था, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। दोस्तों यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर उसने अपने मंत्रियों को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने फिर राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राज पुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। यह देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जिसने अपनी बहनों के पूर्ण जन्म मलिका और मंदिरा को अपने कब्जे में लेकर अशांति पैदा की थी। दोस्तों अंत में रूहान, मीरा, मलिका, मंदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक भावपूर्ण क्षण साझा करती है जब देवेंद्र नाथ को अंततः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 सदियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन से पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है, वह असल में एसीपी राठौर है जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले
रूह बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 से अपनी भूमिका दोहराने के लिए चुना गया था और 12 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि विद्या बालन, जिन्होंने भूल भुलैया सन 2007 में मंजुलिका की भूमिका निभाई थी, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके अपने चरित्र को फिर से निभाएंगी। 21 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इस परियोजना में शामिल होंगी। राजपाल यादव, जिन्होंने पिछली फिल्मों में छोटा पंडित के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, वह अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए लौट रहे हैं। और कलाकारों में विजय राज, राजेश शर्मा और मनीष वाधवा, संजय मिश्रा और अश्विनी कालशेखर भी शामिल हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 9 मार्च सन 2024 को मुंबई में भूल भुलैया 3 के कलाकार और चालक दल मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह के लिए एकत्रित हुए थे और निर्माता भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन के लिए मुहूर्त शॉट की ताली बजाई। दोस्तों, समारोह में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और राजेश शर्मा और सह निर्माता शिव चानना भी मौजूद रहे। इस समारोह का एक झलक वीडियो टी सीरीज द्वारा 11 मार्च सन 2024 को भूल भुलैया 3 विंग्स शीर्षक से साझा किया गया था। वीडियो में आर्यन को फिल्म का पहला शूट हुए भी दिखाया गया था, जो कि एक ट्रेन सीक्वेंस था। इसे टीओपी मन आनंद ने फिल्माया था। शूटिंग के दौरान निर्देशक अनीस बज्मी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फिल्म को रेकी के आखिरी दिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने स्टील प्लेट लगाने और 3 महीने तक आराम करने के लिए सुझाव के खिलाफ उन्होंने मामूली सर्जरी का विकल्प चुना, जिससे उन्हें फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सामना करने का मौका मिला। वह व्हील चेयर पर फिल्म के सेट पर आए और अपना काम जारी रखा। दोस्तों, फिल्म ने निर्माण के व्यापक योजना और समन्वय शामिल था, जिसमें प्रमुख सदस्य भूषण कुमार, बज्मी और आर्यन सक्रिय रूप से चर्चा की और तैयारियों में लगे रहे। दोस्तों, फिल्मांकन मुंबई में शुरू हुआ और पहला शेड्यूल 21 मार्च सन 2024 को खत्म होगा। इस शेड्यूल के दौरान आर्यन का एक एंट्री सीक्वेंस भी शूट किया गया था। विशेष रूप से गाने के लिए फिल्म सिटी मुंबई में एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें गणेश आचार्य द्वारा फोटो कोरियोग्राफी के साथ 1000 से अधिक बैकग्राउंड डांसर शामिल थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बज्मी, जो अभी भी अपने चोट से उभर रहे थे, उन्होंने अगले शेड्यूल के लिए कोलकाता में स्थानों की तलाश की। दूसरे शेड्यूल को शुरू करने के लिए कलाकार और चालक दल 9 अप्रैल सन 2024 को कोलकाता पहुंचे। दोस्तों, प्रातिका दास के साथ और विक्टोरिया मेमोरियल में अरुण कुशवाहा के साथ। इसके बाद बज्मी ने पार्क स्ट्रीट, कब्रिस्तान और नोना पुकर टाम डिपो में दृश्य फिल्माए गए और अंत में मध्य कोलकाता में लाहाबारी में शूट समाप्त किया गया। इसमें पहले मुंबई में प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक विस्तृत बंगाली गांव के सेट पर प्रमुख शॉट फिल्माए गए थे और गीत मेरे ढूंढना को माधुरी और विद्या के बीच जुगलबंदी के रूप में फिल्माया गया और इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया है। कोलकाता शेड्यूल पर पूरा करने के बाद टीम ने मुंबई उसी बंगाली सेट पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया, जिसमें कार्तिक आर्यन, संजय मिश्रा और विजय राज, राजपाल यादव और अश्विनी कालशेखर शामिल थे। 13 मई सन 2024 को सप्ताह भर का शेड्यूल पूरा हुआ और मुख्य अभिनेताओं की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य अनुक्रम भी 21 मई सन 2024 को भी फिल्माया गया था। 29 मई सन 2024 को बालन दीक्षित, मनीषा वाधवा, शर्मा राज, रोज सरदाना और अन्य ने मुंबई में फिल्म के सेट पर एक सीक्वेंस शूट किया गया, जिसमें
बालन और दीक्षित की काली साड़ियों वाला जुड़वा भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बज्मी ने आर्यन के दर्शकों को मई सन 2024 के पहले शूट कर लिया था और जून की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए उसके बिना फिल्मांकन जारी रहा। जून सन 2024 की शुरुआत में टीम ने शूटिंग से ब्रेक ले लिया, जिसमें आर्यन को अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के प्रचार प्रतिबंधाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जो कि 14 जून सन 2024 को रिलीज हुई थी। अगला शेड्यूल 1 जुलाई सन 2024 को मध्य प्रदेश के ओरछा में शुरू किया गया और जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और राजपाल यादव और अन्य कलाकार शामिल थे। प्रमुख दर्शकों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जैसे ओरछा किला, राम राजा मंदिर, जहां कुछ नाटकीय दृश्य फिल्माए गए थे, और जहांगीर महल में फिल्मांकन किया गया, और जहां आर्यन ने एक रोमांटिक गीत और डिमरी के साथ कुछ रोमांटिक दृश्य भी फिल्माए, और शेड्यूल को बेतवा नदी पर कचना घाट पर गहन दृश्यों को फिल्मांकन किया गया। दोस्तों, सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस का एक हिस्सा भी वहां शूट किया गया था, जिसमें आर्यन और अन्य लीड कुछ एक्शन सीक्वेंस करते हैं। ओरछा में क्लाइमेक्स के एक हिस्से की शूटिंग करने के बाद टीम पूरी कास्ट के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस के शेष दृश्यों की शूटिंग के लिए मुंबई लौट आई। दोस्तों, इसमें मुख्य फोटोग्राफी को 31 जुलाई और 1 अगस्त सन 2024 को अंतिम दृश्यों की शूटिंग के साथ लपेटा गया। इसके अलावा सितंबर सन 2024 में आर्यन और डिमरी के साथ एक रोमांटिक ट्रैक लेह लद्दाख में शूट किया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म के अंत के आसपास स्पेस बनाए रखने के लिए दो अलग अलग क्लाइमेक्स सीन फिल्माए गए, जब कार्तिक आर्यन ने किराया अडवाणी के दृश्य फिल्माने का विवरण दिया है। दोस्तों, इसमें फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर ने तैयार किया है, और जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम नस्तिक, बागची, अमाल मलिक, सचेत, परंपरा, लिजो जाट, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अनजान, रश्मि विराग और आदित्य रिखारी, ध्रुव योगी, सोम और विटपुल द्वारा लिखे गए हैं। प्रीतम द्वारा मूल रूप से रचित टाइटल ट्रैक और अम्मी जे तोमार गीत को भूल भुलैया 2 के बाद एक बार फिर से बनाया गया है। पहला सिंगल, जिसका शीर्षक भूल भुलैया 3 टाइटल है, जो कि 16 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया था, और इसका दूसरा सिंगल, जिसका शीर्षक जाना समझोना है, जो कि 22 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया, जो गायक आदित्य रिखारी के सन 2022 के सिंगल समझोना का एक रिफाइंड वर्जन है, और एल्बम को 23 अक्टूबर सन 2024 को सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और दुनिया भर की नाटकीय विवरण अधिकार AA फिल्म्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। वितरक अनिल थड़ाडी ने फिल्म के सिंगल स्क्रीन अधिकार सुरक्षित किए हैं, और यह रिलीज सिंघम अगेन फिल्म की टकराई है, और सऊदी अरब में समलैंगिकता पर प्रतिबंध के कारण इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फिल्म ने डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने भारत में पहले दिन 36.60 करोड़ और वीकेंड पर कुल 110 करोड़ की कमाई की है। 5 नवंबर सन 2024 तक फिल्म ने भारत में 171.32 करोड़ की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
53.17 करोड़ की कमाई की है, जिसमें दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 224.49 करोड़ हो गई। और समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर गेला आलोचकों से 55% समीक्षाएं सकारात्मक रही, जिसकी औसत रेटिंग 6.6 रही 10 में से। और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि भूल भुलैया 3 एक अच्छी तरह से बनाई गई हर कॉमेडी है, जो कि अपने प्रदर्शन, कसी हुई पटकथा, रचनात्मक निष्पादन और सबसे बढ़कर एक अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष के कारण काम करती है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि भूल भुलैया 3 में माधुरी और विद्या की मौत को घूरती निगाहों और शैतानी हंसी के बीच एक क्रूर रस्साकशी है। इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में वही चीजें हैं जो भूल भुलैया 2 में थी। किरदारों में जगह, स्टीरियोटाइप, जबरदस्ती का हास्य जो जमने नहीं देता, बेस्वाद संवाद को हास्यास्पद लगते हैं। टाइम्स नाउ की तमन्नी साउदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म के किल चुटकुले और नाटकीयता का सहारा लिया है। डराने वाले दृश्य प्रभावी हैं, लेकिन कभी भी रोंगटे खड़े नहीं करते। यह रहस्यपूर्ण, रहस्यमय और भ्रामक हैं। जी न्यूज की रितिका हाडू ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यहाँ जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह ट्वीट से भरा क्लाइमेक्स लेखकों के अंत का रोमांच बनाने रखने के लिए अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है। इसकाल इनकी नंदिनी रामनाथ लिखती हैं कि थिक्वल में कल्पना की कमी है। मंजुलिका की पहचान के बारे में एक ट्विस्ट को छोड़कर जो अच्छा काम करता है फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पिछली फिल्म में नहीं देखा हो। ABP लाइव के अमित भाटिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने कहानी में ऊर्जा भर दी है। और हालांकि कॉमेडी उतनी दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट और नैतिक संदेश बांधे रखने में कामयाब होते हैं। हास्य पुरानी यादों को डरावने ट्विस्ट के मिश्रण के साथ एक मनोरंजक सवारी है जो अंततः यह यादगार अनुभव प्रदान करती है। भूल भुलैया 3 मूवी को बनाने में 150 करोड़ का बजट आया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 224.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसे दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 BO कलेक्शन दिन 7 अनीस बज्मी और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी क्रमशः कार्तिक आर्यन और अजय देवगन अभिनीत फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, क्योंकि दोनों बड़ी टिकट वाली फिल्म में गर्दन से गर्दन तक की लड़ाई करती हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया है। दिवाली के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पूरे वीकेंड के अपनी गति बनाई रखी है। सेनलिक के अनुसार फिल्म ने अपने 7वें दिन गुरुवार को 9.50 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बुधवार की कमाई से इसमें 11% की गिरावट आई है। बुधवार को फिल्म ने
1.75 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों भूल भुलैया 3 ने पूरे भारत के मध्य ऑक्यूपेसी दर्ज की है। गुरुवार को फिल्म के कुछ दिन कुल हिंदी ऑक्यूपेसी 23.54% रही और मुंबई में फिल्म ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 831 शो में 25% ऑक्यूपेसी रही, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 1021 शो में 21.50% ऑक्यूपेसी रही, जो हॉरर कॉमेडी के लिए स्थिर टर्न आउट को दर्शाता है। सामान्य तौर पर फिल्म की ऑक्यूपेसी दर दिन बीते के साथ कम होती जा रही है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ भूल भुलैया 3 का लाइफ टाइम घरेलू कलेक्शन 158.25 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें यह कार्तिक आर्यन की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिल्म अपने लगातार प्रदर्शन के दमदार पर दूसरे सप्ताह में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। भूल भुलैया 3 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि यह $6 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि पहले सप्ताह के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रतिपक्षित हैं। बुधवार तक अनीस बज्मी की फिल्म्स के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े 227 करोड़ रुपए थे। दोस्तों भूल भुलैया 3 ने इस दूसरी बार सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को सिंघम अगेन 8.75 करोड़ रुपए की तुलना में 9.50 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन अभी कुल कलेक्शन 15 करोड़ रुपए बढ़त बनाए हुए है, जिसकी कुल कमाई 173 करोड़ रुपए हो गई है। यह विकास दोनों फिल्मों के बीच एक तीव्र बॉक्स ऑफिस लड़ाई का संकेत देता है, क्योंकि वे प्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। विशेष रूप से रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार की टुकड़ी है और यह व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। भूल भुलैया 3 की सफलता इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है, जो इस स्टार स्टैंड प्रतिद्वंदी के खिलाफ जगह बनाती है। भूल भुलैया 3 को दिवाली के शुभ अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था और इस मूवी का कुल बजट 150 करोड़ है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी के स्टोरी के बारे में आज बताने वाले हैं और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और इसका कितना बजट था और इसे कब रिलीज किया गया था, तो और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी एक सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो कि अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित और आकाश कौशिक द्वारा लिखित है। दोस्तों, टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। यह भूल भुलैया सन 2007 और भूल भुलैया 2 सन 2022 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम कर रही है और इसमें कार्तिक आर्यन,
विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी हैं। दोस्तों यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मार्च सितंबर सन 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई। दोस्तों जिसमें मनु आनंद को छायाकलन किया गया। भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसने 5 दिनों में दुनिया भर में 224 करोड़ से भी अधिक की कमाई की और सन 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। दोस्तों रूहान रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने की मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कि कथित तौर पर भूत से ग्रस्त है। दोस्तों जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है और उसे लगता है कि वह असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं और अगर वह उसके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। दोस्तों कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है और उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। दोस्तों महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। दोस्तों राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है, दोस्तों सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मिथक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मलिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली हैं। दोस्तों उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इसकी पुष्टि करती है कि रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडिताइन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से वह दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राज पुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। दोस्तों संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो राज पुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थी जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मलिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की
मलिका और मदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। दोस्तों, वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राज पुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है। दोस्तों, और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मलिका और मदिरा दोनों को व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि भूत वास्तव में वैद्यनाथ था, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। दोस्तों, यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर उसने अपने मंत्रियों को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने फिर राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राज पुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। यह देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जिसने अपनी बहनों के पूर्ण जन्म मलिका और मदिरा को अपने कब्जे में लेकर अशांति पैदा की थी। दोस्तों, अंत में रूहान, मीरा, मलिका, मदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक भावपूर्ण क्षण साझा करती है जब देवेंद्र नाथ को अंततः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 सदियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन से पता चलता है कि मदिरा असली खरीदार नहीं है, वह असल में एसीपी राठौर है, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 से अपनी भूमिका दोहराने के लिए चुना गया था और 12 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि विद्या बालन, जिन्होंने भूल भुलैया सन 2007 में मंजुलिका की भूमिका निभाई थी, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके अपने चरित्र को फिर से निभाएंगी। 21 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इस परियोजना में शामिल होंगी। राजपाल यादव, जिन्होंने पिछली फिल्मों में छोटा पंडित के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, वह अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए लौट रहे हैं। और कलाकारों में विजय राज, राजेश शर्मा और मनीष वाधवा, संजय मिश्रा और अश्विनी कालशेखर भी शामिल हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 9 मार्च सन 2024 को मुंबई में भूल भुलैया 3 के कलाकार और चालक दल मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह के लिए एकत्रित हुए थे और निर्माता भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन के लिए मुहूर्त शॉट की ताली बजाई। दोस्तों, समारोह में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और राजेश शर्मा और सह निर्माता शिव चानना भी मौजूद रहे। इस समारोह का एक झलक वीडियो टी सीरीज द्वारा 11 मार्च सन 2024 को भूल भुलैया 3 विंग्स शीर्षक से साझा किया गया था। वीडियो में आर्यन को फिल्म का पहला शूट हुए भी दिखाया गया था, जो कि एक ट्रेन सीक्वेंस था। इसे टीओपी मन आनंद ने फिल्माया था। शूटिंग के दौरान निर्देशक अनीस बज्मी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फिल्म को रेकी के आखिरी दिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने स्टील प्लेट लगाने और 3 महीने तक आराम करने के लिए सुझाव के खिलाफ उन्होंने मामूली सर्जरी का विकल्प चुना, जिससे उन्हें फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सामना करने का मौका मिला। वह व्हील चेयर पर फिल्म के सेट पर आए और अपना काम जारी रखा। दोस्तों, फिल्म ने निर्माण के व्यापक योजना और समन्वय शामिल था, जिसमें प्रमुख सदस्य भूषण कुमार, बज्मी और आर्यन सक्रिय रूप से चर्चा की और तैयारियों में लगे रहे। दोस्तों, फिल्मांकन मुंबई में शुरू हुआ और पहला शेड्यूल 21 मार्च सन 2024 को खत्म होगा। इस शेड्यूल के दौरान आर्यन का एक एंट्री सीक्वेंस भी शूट किया गया था। विशेष रूप से
गाने के लिए फिल्म सिटी मुंबई में एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें गणेश आचार्य द्वारा फोटो कोरियोग्राफी के साथ 1000 से अधिक बैकग्राउंड डांसर शामिल थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बज्मी, जो अभी भी अपने चोट से उभर रहे थे, उन्होंने अगले शेड्यूल के लिए कोलकाता में स्थानों की तलाश की। दूसरे शेड्यूल को शुरू करने के लिए कलाकार और चालक दल 9 अप्रैल सन 2024 को कोलकाता पहुंचे। दोस्तों, प्रातिका दास के साथ और विक्टोरिया मेमोरियल में अरुण कुशवाहा के साथ। इसके बाद बज्मी ने पार्क स्ट्रीट, कब्रिस्तान और नोना पुकर टाम डिपो में 10 फिल्माए गए और अंत में मध्य कोलकाता में लाहाबारी में शूट समाप्त किया गया। इसमें पहले मुंबई में प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक विस्तृत बंगाली गांव के सेट पर प्रमुख शॉट फिल्माए गए थे और गीत मेरे ढोलना को माधुरी और विद्या के बीच जुगलबंदी के रूप में फिल्माया गया और इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया है। कोलकाता शेड्यूल पर पूरा करने के बाद टीम ने मुंबई उसी बंगाली सेट पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया, जिसमें कार्तिक आर्यन, संजय मिश्रा और विजय राजपाल यादव और अश्विनी कालसेकर शामिल थे। 13 मई सन 2024 को सप्ताह भर का शेड्यूल पूरा हुआ और मुख्य अभिनेताओं की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य अनुक्रम भी 21 मई सन 2024 को भी फिल्माया गया था। 29 मई सन 2024 को बालन दीक्षित, मनीषा वाधवा, शर्मा राज, रोज सरदाना और अन्य ने मुंबई में फिल्म के सेट पर एक सीक्वेंस शूट किया गया, जिसमें बालन और दीक्षित की काली साड़ियों वाला जुड़वा भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बज्मी ने आर्यन के दर्शकों को मई सन 2024 के पहले शूट कर लिया था और जून की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए उसके बिना फिल्मांकन जारी रहा। जून सन 2024 की शुरुआत में टीम ने शूटिंग से ब्रेक ले लिया, जिसमें आर्यन को अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के प्रचार प्रतिबंधाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जो कि 14 जून सन 2024 को रिलीज हुई थी। अगला शेड्यूल 1 जुलाई सन 2024 को मध्य प्रदेश के ओरछा में शुरू किया गया और जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और राजपाल यादव और अन्य कलाकार शामिल थे। प्रमुख दर्शकों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जैसे ओरछा किला, राम राजा मंदिर, जहां कुछ नाटकीय दृश्य फिल्माए गए थे, और जहांगीर महल में फिल्मांकन किया गया और जहां आर्यन ने एक रोमांटिक गीत और डिमरी के साथ कुछ रोमांटिक दृश्य भी फिल्माए और शेड्यूल को बेतवा नदी पर कचना घाट पर गहन दृश्यों को फिल्मांकन किया गया। दोस्तों, सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस का एक हिस्सा भी वहां शूट किया गया था, जिसमें आर्यन और अन्य लीड कुछ एक्शन सीक्वेंस करते हैं। ओरछा में क्लाइमेक्स के एक हिस्से की शूटिंग करने के बाद टीम पूरी कास्ट के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस के शेष दृश्यों की शूटिंग के लिए मुंबई लौट आई। दोस्तों, इसमें मुख्य फोटोग्राफी को 31 जुलाई और 1 अगस्त सन 2024 को अंतिम दृश्यों की शूटिंग के साथ लपेटा गया। इसके अलावा सितंबर सन 2024 में आर्यन और डिमरी के साथ एक रोमांटिक ट्रैक लेह लद्दाख में शूट किया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म के अंत के आसपास स्पेस बनाए रखने के लिए दो अलग अलग क्लाइमेक्स सीन फिल्माए गए, जब कार्तिक आर्यन ने किराया अडवाणी के दृश्य फिल्माने का विवरण दिया है। दोस्तों, इसमें फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर ने तैयार किया है और जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम नस्तिक, बागची, अमाल मलिक, सचेत, परंपरा, लिजो जाट, डीजे चेतस और आदित्य रिखाड़ी द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, रश्मि विराग और आदित्य
खारी, ध्रुव योगी, सोम और विटपुल द्वारा लिखे गए हैं। प्रीतम द्वारा मूल रूप से रचित टाइटल ट्रैक और अम्मी जे तोमार गीत को भूल भुलैया 2 के बाद एक बार फिर से बनाया गया है। पहला सिंगल जिसका शीर्षक भूल भुलैया 3 टाइटल है, जो कि 16 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था, और इसका दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक जाना समझोना है, जो कि 22 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया, जो गायक आदित्य रिखारी के 2022 के सिंगल समझोना का एक रिफाइंड वर्जन है, और एल्बम को 23 अक्टूबर 2024 को सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और दुनिया भर की नाटकीय विवरण अधिकार AA फिल्म्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। वितरक अनिल थड़ाडी ने फिल्म के सिंगल स्क्रीन अधिकार सुरक्षित किए हैं, और यह रिलीज सिंघम अगेन फिल्म की टकराई है, और सऊदी अरब में समलैंगिकता पर प्रतिबंध के कारण इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फिल्म ने डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने भारत में पहले दिन 36.60 करोड़ और वीकेंड पर कुल 110 करोड़ की कमाई की है। 5 नवंबर 2024 तक फिल्म ने भारत में 171.32 करोड़ की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 53.17 करोड़ की कमाई की है, जिसमें दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 224.49 करोड़ हो गई। और समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर गेला आलोचकों से 55% समीक्षाएं सकारात्मक रही, जिसकी औसत रेटिंग 6.6 रही 10 में से। और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि भूल भुलैया 3 एक अच्छी तरह से बनाई गई हर कॉमेडी है, जो कि अपने प्रदर्शन, कसी हुई पटकथा, रचनात्मक निष्पादन और सबसे बढ़कर एक अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष के कारण काम करती है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि भूल भुलैया 3 में माधुरी और विद्या की मौत को घूरती निगाहों और शैतानी हंसी के बीच एक क्रूर रस्साकशी है। इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में वही चीजें हैं जो भूल भुलैया 2 में थी। किरदारों में जगह, स्टीरियोटाइप, जबरदस्ती का हास्य जो जमने नहीं देता, बेस्वाद संवाद को हास्यास्पद लगते हैं। टाइम्स नाउ की तमन्नी साउदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म के किल चुटकुले और नाटकीयता का सहारा लिया है। डराने वाले दृश्य प्रभावी हैं, लेकिन कभी भी रोंगटे खड़े नहीं करते। यह रहस्यपूर्ण, रहस्यमय और भ्रामक हैं। जी न्यूज की रितिका हाडू ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यहाँ जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह ट्वीट से भरा क्लाइमेक्स लेखकों के अंत का रोमांच बनाने रखने के लिए अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है। इस काल इनकी नंदिनी रामनाथ लिखती हैं कि थिक्वल में कल्पना की कमी है। मंजुलिका की पहचान के बारे में एक ट्विस्ट को छोड़कर जो अच्छा काम करता है फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पिछली फिल्म में नहीं देखा हो।
ABP लाइव के अमित भाटिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दे लिखा है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने कहानी में ऊर्जा भर दी है और हालांकि कॉमेडी उतनी दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट और नैतिक संदेश बांधे रखने में कामयाब होते हैं। हास्य पुरानी यादों को डरावने ट्विस्ट के मिश्रण के साथ एक मनोरंजक सवारी है जो अंततः यह यादगार अनुभव प्रदान करती है। भूल भुलैया 3 मूवी को बनाने में 150 करोड़ का बजट आया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 224.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसे दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 BO कलेक्शन दिन 7 अनीस बज्मी और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी क्रमशः कार्तिक आर्यन और अजय देवगन अभिनीत फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, क्योंकि दोनों बड़ी टिकट वाली फिल्म में गर्दन से गर्दन तक की लड़ाई करती हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया है। दिवाली के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पूरे वीकेंड के अपनी गति बनाई रखी है। सेनलिक के अनुसार फिल्म ने अपने 7वें दिन गुरुवार को 9.50 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही, लेकिन बुधवार की कमाई से इसमें 11% की गिरावट आई है। बुधवार को फिल्म ने 10.75 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने पूरे भारत के मध्य ऑक्यूपेसी दर्ज की है। गुरुवार को फिल्म के कुछ दिन कुल हिंदी ऑक्यूपेसी 23.54% रही और मुंबई में फिल्म ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 831 शो में 25% ऑक्यूपेसी रही, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 1021 शो में 21.50% ऑक्यूपेसी रही, जो हॉरर कॉमेडी के लिए स्थिर टर्न आउट को दर्शाता है। सामान्य तौर पर फिल्म की ऑक्यूपेसी दर दिन बीते के साथ कम होती जा रही है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ भूल भुलैया 3 का लाइफ टाइम घरेलू कलेक्शन 158.25 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें यह कार्तिक आर्यन की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिल्म अपने लगातार प्रदर्शन के दमदार पर दूसरे सप्ताह में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। भूल भुलैया 3 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि यह $6 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि पहले सप्ताह के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रतिपक्षित हैं। बुधवार तक अनीस बज्मी की फिल्म्स के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े 227 करोड़ रुपए थे। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने इस दूसरी बार सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को सिंघम अगेन 8.75 करोड़ रुपए की तुलना में 9.50 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन अभी कुल कलेक्शन 15 करोड़ रुपए बढ़त बनाए हुए है, जिसकी कुल कमाई 173 करोड़ रुपए हो गई है। यह विकास दोनों फिल्मों के बीच एक तीव्र बॉक्स ऑफिस लड़ाई का संकेत देता है, क्योंकि वे प्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। विशेष रूप से रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार की टुकड़ी है। और
यह व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। भूल भुलैया 3 की सफलता इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है, जो इस स्टार स्टैंड प्रतिद्वंदी के खिलाफ जगह बनाती है। भूल भुलैया 3 को दिवाली के शुभ अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था और इस मूवी का कुल बजट 150 करोड़ है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी के स्टोरी के बारे में आज बताने वाले हैं और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और इसका कितना बजट था और इसे कब रिलीज किया गया था, तो और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी एक सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो कि अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित और आकाश कौशिक द्वारा लिखित है। दोस्तों, टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। यह भूल भुलैया सन 2007 और भूल भुलैया 2 सन 2022 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम कर रही है और इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी हैं। दोस्तों, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित है। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मार्च सितंबर सन 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई। दोस्तों, जिसमें मनु आनंद को छायाकलन किया गया। भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसने 5 दिनों में दुनिया भर में 224 करोड़ से भी अधिक की कमाई की और सन 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। दोस्तों, रूहान रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने की मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कि कथित तौर पर भूत से ग्रस्त है। दोस्तों, जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है और उसे लगता है कि वह असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं और अगर वह उसके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। दोस्तों, कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है और उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। दोस्तों, महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। दोस्तों, राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है, दोस्तों सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मिथक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मलिका
में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली हैं। दोस्तों, उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इसकी पुष्टि करती है कि रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडिताइन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से वह दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राज पुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। दोस्तों, संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो राज पुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थी जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राज पुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मल्लिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। दोस्तों, वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राज पुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है। दोस्तों, और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मल्लिका और मंजुलिका दोनों को व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि भूत वास्तव में वैद्यनाथ था, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। दोस्तों, यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर उसने अपने मंत्रियों को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने फिर राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राज पुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। यह देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जिसने अपनी बहनों के पूर्ण जन्म मल्लिका और मंदिरा को अपने कब्जे में लेकर अशांत पैदा की थी। दोस्तों, अंत में रूहान, मीरा, मल्लिका, मंदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक भावपूर्ण क्षण साझा करती है जब देवेंद्र नाथ को अंततः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 सदियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन से पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है, वह असल में एसीपी राठौर है, जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 से अपनी भूमिका दोहराने के लिए चुना गया था और 12 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि विद्या बालन, जिन्होंने भूल भुलैया सन 2007 में मंजुलिका की भूमिका निभाई थी, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके अपने चरित्र को फिर से निभाएंगी। 21 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इस परियोजना में शामिल होंगी। राजपाल यादव, जिन्होंने पिछली फिल्मों में छोटा पंडित के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, वह अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए लौट रहे हैं। और कलाकारों में विजय राज,
राजेश शर्मा और मनीष वाधवा, संजय मिश्रा और अश्विनी कालशेखर भी शामिल हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 9 मार्च सन 2024 को मुंबई में भूल भुलैया 3 के कलाकार और चालक दल मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह के लिए एकत्रित हुए थे और निर्माता भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन के लिए मुहूर्त शॉट की ताली बजाई। दोस्तों, समारोह में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और राजेश शर्मा और सह निर्माता शिव चानना भी मौजूद रहे। इस समारोह का एक झलक वीडियो टी सीरीज द्वारा 11 मार्च सन 2024 को भूल भुलैया 3 विंग्स शीर्षक से साझा किया गया था। वीडियो में आर्यन को फिल्म का पहला शूट हुए भी दिखाया गया था, जो कि एक ट्रेन सीक्वेंस था जिसे DOP मन आनंद ने फिल्माया था। शूटिंग के दौरान निर्देशक अनीस बज्मी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फिल्म को रेकी के आखिरी दिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने स्टील प्लेट लगाने और 3 महीने तक आराम करने के लिए सुझाव के खिलाफ उन्होंने मामूली सर्जरी का विकल्प चुना, जिससे उन्हें फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सामना करने का मौका मिला। वह व्हील चेयर पर फिल्म के सेट पर आए और अपना काम जारी रखा। दोस्तों, फिल्म ने निर्माण के व्यापक योजना और समन्वय शामिल था, जिसमें प्रमुख सदस्य भूषण कुमार, बज्मी और आर्यन सक्रिय रूप से चर्चा की और तैयारियों में लगे रहे। दोस्तों, फिल्मांकन मुंबई में शुरू हुआ और पहला शेड्यूल 21 मार्च सन 2024 को खत्म होगा। इस शेड्यूल के दौरान आर्यन का एक एंट्री सीक्वेंस भी शूट किया गया था। विशेष रूप से गाने के लिए फिल्म सिटी मुंबई में एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें गणेश आचार्य द्वारा फोटो कोरियोग्राफी के साथ 1000 से अधिक बैकग्राउंड डांसर शामिल थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बज्मी, जो अभी भी अपने चोट से उभर रहे थे, उन्होंने अगले शेड्यूल के लिए कोलकाता में स्थानों की तलाश की। दूसरे शेड्यूल को शुरू करने के लिए कलाकार और चालक दल 9 अप्रैल सन 2024 को कोलकाता पहुंचे। दोस्तों, प्रातिका दास के साथ और विक्टोरिया मेमोरियल में अरुण कुशवाहा के साथ। इसके बाद बज्मी ने पार्क स्ट्रीट, कब्रिस्तान और नोना पुकर टाम डिपो में दृश्य फिल्माए गए और अंत में मध्य कोलकाता में लाहाबारी में शूट समाप्त किया गया। इसमें पहले मुंबई में प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक विस्तृत बंगाली गांव के सेट पर प्रमुख शॉट फिल्माए गए थे और गीत मेरे ढूंढना को माधुरी और विद्या के बीच जुगलबंदी के रूप में फिल्माया गया और इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया है। कोलकाता शेड्यूल पर पूरा करने के बाद टीम ने मुंबई उसी बंगाली सेट पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया, जिसमें कार्तिक आर्यन, संजय मिश्रा और विजय राजपाल यादव और अश्विनी कालशेखर शामिल थे। 13 मई सन 2024 को सप्ताह भर का शेड्यूल पूरा हुआ और मुख्य अभिनेताओं की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य अनुक्रम भी 21 मई सन 2024 को भी फिल्माया गया था। 29 मई सन 2024 को बालन दीक्षित, मनीषा वाधवा, शर्मा राज, रोज सरदाना और अन्य ने मुंबई में फिल्म के सेट पर एक सीक्वेंस शूट किया गया, जिसमें बालन और दीक्षित की काली साड़ियों वाला जुड़वा भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बज्मी ने आर्यन के दर्शकों को मई सन 2024 के पहले शूट कर लिया था और जून की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए उसके बिना फिल्मांकन जारी रहा। जून सन 2024 की शुरुआत में टीम ने शूटिंग से ब्रेक ले लिया, जिसमें आर्यन को अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के प्रचार प्रतिबंधाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जो कि 14 जून सन 2024 को रिलीज हुई थी। अगला शेड्यूल 1 जुलाई सन 2024 को मध्य प्रदेश के ओरछा में शुरू किया गया और जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और राजपाल यादव और अन्य कलाकार शामिल थे। प्रमुख दर्शकों को
विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जैसे ओरछा किला, राम राजा मंदिर, जहां कुछ नाटकीय दृश्य फिल्माए गए थे, और जहांगीर महल में फिल्मांकन किया गया, और जहां आर्यन ने एक रोमांटिक गीत और डिमरी के साथ कुछ रोमांटिक दृश्य भी फिल्माए, और शेड्यूल को बेतवा नदी पर कचना घाट पर गहन दृश्यों को फिल्मांकन किया गया। दोस्तों, सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस का एक हिस्सा भी वहां शूट किया गया था, जिसमें आर्यन और अन्य लीड कुछ एक्शन सीक्वेंस करते हैं। ओरछा में क्लाइमेक्स के एक हिस्से की शूटिंग करने के बाद टीम पूरी कास्ट के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस के शेष दृश्यों की शूटिंग के लिए मुंबई लौट आई। दोस्तों, इसमें मुख्य फोटोग्राफी को इकतीस जुलाई और 1 अगस्त सन 2024 को अंतिम दृश्यों की शूटिंग के साथ लपेटा गया। इसके अलावा सितंबर सन 2024 में आर्यन और डिमरी के साथ एक रोमांटिक ट्रैक लेह लद्दाख में शूट किया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म के अंत के आसपास स्पेस बनाए रखने के लिए दो अलग अलग क्लाइमेक्स सीन फिल्माए गए, जब कार्तिक आर्यन ने किराया अडवाणी के दृश्य फिल्माने का विवरण दिया है। दोस्तों, इसमें फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर ने तैयार किया है, और जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम नस्तिक, बागची, अमाल मलिक, सचेत, परंपरा, लिजो जाट, डीजे चेतस और आदित्य रिखाड़ी द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, रश्मि विराग और आदित्य रिखाड़ी, ध्रुव योगी, सोम और विटपुल द्वारा लिखे गए हैं। प्रीतम द्वारा मूल रूप से रचित टाइटल ट्रैक और अम्मी जे तोमार गीत को भूल भुलैया 2 के बाद एक बार फिर से बनाया गया है। पहला सिंगल, जिसका शीर्षक भूल भुलैया 3 टाइटल है, जो कि 16 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया था, और इसका दूसरा सिंगल, जिसका शीर्षक जाना समझोना है, जो कि 22 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया, जो गायक आदित्य रिखाड़ी के सन 2022 के सिंगल समझोना का एक रिफाइंड वर्जन है, और एल्बम को 23 अक्टूबर सन 2024 को सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और दुनिया भर की नाटकीय विवरण अधिकार AA फिल्म्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। वितरक अनिल थड़ाडी ने फिल्म के सिंगल स्क्रीन अधिकार सुरक्षित किए हैं, और यह रिलीज सिंघम अगेन फिल्म की टकराई है, और सऊदी अरब में समलैंगिकता पर प्रतिबंध के कारण इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फिल्म ने डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने भारत में पहले दिन 36.60 करोड़ और वीकेंड पर कुल 110 करोड़ की कमाई की है। 5 नवंबर सन 2024 तक फिल्म ने भारत में 171.32 करोड़ की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 53.17 करोड़ की कमाई की है, जिसमें दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 224.49 करोड़ हो गई। और समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर गेला आलोचकों से 55% समीक्षाएं सकारात्मक रही, जिसकी औसत रेटिंग 6.6 रही 10 में से। और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि भूल भुलैया 3 एक अच्छी तरह से बनाई गई हर कॉमेडी है, जो कि अपने प्रदर्शन, कसी हुई पटकथा, रचनात्मक निष्पादन और सबसे बढ़कर एक अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष के कारण काम करती है। Reddit.com की
सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि भूल भुलैया 3 में माधुरी और विद्या की मौत को घूरती निगाहों और शैतानी हंसी के बीच एक क्रूर गेम रस्साकशी है। इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में वही चीजें हैं जो भूल भुलैया 2 में थी। किरदारों में जगह, स्टीरियोटाइप, जबरदस्ती का हास्य जो जमने नहीं देता, बेस्वाद संवाद को हास्यास्पद लगते हैं। टाइम्स नाउ की तमन्नी सावदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म के किल, चुटकुले और नाटकीयता का सहारा लिया है। डराने वाले दृश्य प्रभावी हैं लेकिन कभी भी रोंगटे खड़े नहीं करते। यह रहस्यमय और भ्रामक हैं। जी न्यूज की रितिका हाडू ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यहाँ जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह ट्वीट से भरा क्लाइमेक्स लेखकों के अंत का रोमांच बनाने रखने के लिए अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है। इस काल इनकी नंदिनी रामनाथ लिखती हैं कि थिक्वल में कल्पना की कमी है। मंजुलिका की पहचान के बारे में एक ट्विस्ट को छोड़कर जो अच्छा काम करता है फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पिछली फिल्म में नहीं देखा हो। ABP लाइव के अमित भाटिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने कहानी में ऊर्जा भर दी है और हालांकि कॉमेडी उतनी दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट और नैतिक संदेश बांधे रखने में कामयाब होते हैं। हास्य पुरानी यादों को डरावने ट्विस्ट के मिश्रण के साथ एक मनोरंजक सवारी है जो अंततः यह यादगार अनुभव प्रदान करती है। भूल भुलैया 3 मूवी को बनाने में 150 करोड़ का बजट आया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 224.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसे दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 BO कलेक्शन दिन 7 अनीस बज्मी और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी क्रमशः कार्तिक आर्यन और अजय देवगन अभिनीत फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है क्योंकि दोनों बड़ी टिकट वाली फिल्म में गर्दन से गर्दन तक की लड़ाई करती हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया है। दिवाली के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पूरे वीकेंड के अपनी गति बनाई रखी है। सैनलिक के अनुसार फिल्म ने अपने 7वें दिन गुरुवार को 9.50 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही लेकिन बुधवार की कमाई से इसमें 11% की गिरावट आई है। बुधवार को फिल्म ने 10.75 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने पूरे भारत के मध्य ऑक्यूपेसी दर्ज की है। गुरुवार को फिल्म के कुछ दिन कुल हिंदी ऑक्यूपेसी 23.54% रही और मुंबई में फिल्म ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया जहां 831 शो में 25% ऑक्यूपेसी रही, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 1021 शो में 21.50% ऑक्यूपेसी रही, जो हॉरर कॉमेडी के लिए स्थिर टर्न आउट को दर्शाता है। सामान्य तौर पर फिल्म की ऑक्यूपेसी दर दिन बीतने के साथ कम होती जा रही है।
इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ भूल भुलैया 3 का लाइफ टाइम घरेलू कलेक्शन 158.25 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें यह कार्तिक आर्यन की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिल्म अपने लगातार प्रदर्शन के दमदार पर दूसरे सप्ताह में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। भूल भुलैया 3 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि यह $6 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि पहले सप्ताह के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रतिपक्षित हैं। बुधवार तक अनीस बज्मी की फिल्म्स के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े 227 करोड़ रुपए थे। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने इस दूसरी बार सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को सिंघम अगेन 8.75 करोड़ रुपए की तुलना में 9.50 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन अभी कुल कलेक्शन 15 करोड़ रुपए बढ़त बनाए हुए है, जिसकी कुल कमाई 173 करोड़ रुपए हो गई है। यह विकास दोनों फिल्मों के बीच एक तीव्र बॉक्स ऑफिस लड़ाई का संकेत देता है, क्योंकि वे प्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। विशेष रूप से रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार की टुकड़ी है और यह व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। भूल भुलैया 3 की सफलता इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है, जो इस स्टार स्टैंड प्रतिद्वंदी के खिलाफ जगह बनाती है। भूल भुलैया 3 को दिवाली के शुभ अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था और इस मूवी का कुल बजट 150 करोड़ है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी के स्टोरी के बारे में आज बताने वाले हैं और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और इसका कितना बजट था और इसे कब रिलीज किया गया था, तो और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी एक सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो कि अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित और आकाश कौशिक द्वारा लिखित है। दोस्तों, टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। यह भूल भुलैया सन 2007 और भूल भुलैया 2 सन 2022 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम कर रही है और इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी हैं। दोस्तों, यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित है। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मार्च सितंबर सन 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई। दोस्तों, जिसमें मनु आनंद को छायाकलन किया गया। भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसने 5 दिनों में दुनिया भर में 224 करोड़ से भी अधिक की कमाई की और सन 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। दोस्तों, रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने की मजा आता है।
मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कि कथित तौर पर भूत से ग्रस्त है। दोस्तों, जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है और उसे लगता है कि वह असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं और अगर वह उसके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। दोस्तों, कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है और उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। दोस्तों, महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। दोस्तों, राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए, जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। दोस्तों, सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मिथक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मलिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली हैं। दोस्तों, उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इसकी पुष्टि करती है कि रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडिताइन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से वह दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राज पुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। दोस्तों, संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो राज पुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थी जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मलिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मलिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। दोस्तों, वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है। दोस्तों, और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मलिका और मंजुलिका दोनों को व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि भूत वास्तव में वैद्यनाथ था, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। दोस्तों, यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए
देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर उसने अपने मंत्रियों को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने फिर राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राज पुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। यह देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जिसने अपनी बहनों के पूर्ण जन्म मलिका और मदिरा को अपने कब्जे में लेकर अशांत पैदा की थी। दोस्तों, अंत में रूहान, मीरा, मलिका, मदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक भावपूर्ण क्षण साझा करती है जब देवेंद्र नाथ को अंततः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 सदियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन से पता चलता है कि मदिरा असली खरीदार नहीं है, वह असल में एसीपी राठौर है जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। दोस्तों, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 से अपनी भूमिका दोहराने के लिए चुना गया था और 12 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि विद्या बालन, जिन्होंने भूल भुलैया सन 2007 में मंजुलिका की भूमिका निभाई थी, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके अपने चरित्र को फिर से निभाएंगी। 21 फरवरी सन 2024 को यह घोषणा की गई थी कि माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इस परियोजना में शामिल होंगी। राजपाल यादव, जिन्होंने पिछली फिल्मों में छोटा पंडित के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, वह अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए लौट रहे हैं। और कलाकारों में विजय राज, राजेश शर्मा और मनीष बाधवा, संजय मिश्रा और अश्विनी कालशेखर भी शामिल हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 9 मार्च सन 2024 को मुंबई में भूल भुलैया 3 के कलाकार और चालक दल मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह के लिए एकत्रित हुए थे और निर्माता भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन के लिए मुहूर्त शॉट की ताली बजाई। दोस्तों, समारोह में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और राजेश शर्मा और सह निर्माता शिव चानना भी मौजूद रहे। इस समारोह का एक झलक वीडियो टी सीरीज द्वारा 11 मार्च सन 2024 को भूल भुलैया 3 विंग्स शीर्षक से साझा किया गया था। वीडियो में आर्यन को फिल्म का पहला शॉट शूट हुए भी दिखाया गया था, जो कि एक ट्रेन सीक्वेंस था जिसे टीओपी मन आनंद ने फिल्माया था। शूटिंग के दौरान निर्देशक अनीस बज्मी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फिल्म को देखी के आखिरी दिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने स्टील प्लेट लगाने और 3 महीने तक आराम करने के लिए सुझाव के खिलाफ उन्होंने मामूली सर्जरी का विकल्प चुना, जिससे उन्हें फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सामना करने का मौका मिला। वह व्हील चेयर पर फिल्म के सेट पर आए और अपना काम जारी रखा। दोस्तों, फिल्म ने निर्माण के व्यापक योजना और समन्वय शामिल था, जिसमें प्रमुख सदस्य भूषण कुमार, बज्मी और आर्यन सक्रिय रूप से चर्चा की और तैयारियों में लगे रहे। दोस्तों, फिल्मांकन मुंबई में शुरू हुआ और पहला शेड्यूल 21 मार्च सन 2024 को खत्म होगा। इस शेड्यूल के दौरान आर्यन का एक एंट्री सीक्वेंस भी शूट किया गया था। विशेष रूप से गाने के लिए फिल्म सिटी मुंबई में एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें गणेश आचार्य द्वारा फोटो कोरियोग्राफी के साथ 1000 से अधिक बैकग्राउंड डांसर शामिल थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बज्मी, जो अभी भी अपनी चोट से उभर रहे थे, उन्होंने अगले शेड्यूल के लिए कोलकाता में स्थानों की तलाश की। दूसरे शेड्यूल को शुरू करने के लिए कलाकार और चालक दल 9 अप्रैल सन 2024 को कोलकाता पहुंचे। दोस्तों, प्रातिका दास के साथ और विक्टोरिया मेमोरियल में अरुण कुशवाहा के साथ। इसके बाद बज्मी ने पार्क स्ट्रीट, कब्रिस्तान और नोना पुकर
टाम डिपो में 10 फिल्माए गए और अंत में मध्य कोलकाता में लाहाबारी में शूट समाप्त किया गया। इसमें पहले मुंबई में प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक विस्तृत बंगाली गांव के सेट पर प्रमुख शॉट फिल्माए गए थे और गीत मेरे ढूंढना को माधुरी और विद्या के बीच जुगलबंदी के रूप में फिल्माया गया और इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया है। कोलकाता शेड्यूल पर पूरा करने के बाद टीम ने मुंबई उसी बंगाली सेट पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया, जिसमें कार्तिक आर्यन, संजय मिश्रा और विजय राजपाल यादव और अश्विनी कालसेकर शामिल थे। 13 मई सन 2024 को सप्ताह भर का शेड्यूल पूरा हुआ और मुख्य अभिनेताओं की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य अनुक्रम भी 21 मई सन 2024 को भी फिल्माया गया था। 29 मई सन 2024 को बालन दीक्षित, मनीषा वाधवा, शर्मा राज, रोज सरदाना और अन्य ने मुंबई में फिल्म के सेट पर एक सीक्वेंस शूट किया गया, जिसमें बालन और दीक्षित की काली साड़ियों वाला जुड़वा भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बज्मी ने आर्यन के दर्शकों को मई सन 2024 के पहले शूट कर लिया था और जून की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए उसके बिना फिल्मांकन जारी रहा। जून सन 2024 की शुरुआत में टीम ने शूटिंग से ब्रेक ले लिया, जिसमें आर्यन को अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के प्रचार प्रतिबंधाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जो कि 14 जून सन 2024 को रिलीज हुई थी। अगला शेड्यूल 1 जुलाई सन 2024 को मध्य प्रदेश के ओरछा में शुरू किया गया और जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और राजपाल यादव और अन्य कलाकार शामिल थे। प्रमुख दर्शकों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जैसे ओरछा किला, राम राजा मंदिर, जहां कुछ नाटकीय दृश्य फिल्माए गए थे, और जहांगीर महल में फिल्मांकन किया गया और जहां आर्यन ने एक रोमांटिक गीत और डिमरी के साथ कुछ रोमांटिक दृश्य भी फिल्माए और शेड्यूल को बेतवा नदी पर कचना घाट पर गहन दृश्यों को फिल्मांकन किया गया। दोस्तों, सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस का एक हिस्सा भी वहां शूट किया गया था, जिसमें आर्यन और अन्य लीड कुछ एक्शन सीक्वेंस करते हैं। ओरछा में क्लाइमेक्स के एक हिस्से की शूटिंग करने के बाद टीम पूरी कास्ट के साथ क्लाइमेक्स सीक्वेंस के शेष दृश्यों की शूटिंग के लिए मुंबई लौट आई। दोस्तों, इसमें मुख्य फोटोग्राफी को इकतीस जुलाई और 1 अगस्त सन 2024 को अंतिम दृश्यों की शूटिंग के साथ लपेटा गया। इसके अलावा सितंबर सन 2024 में आर्यन और डिमरी के साथ एक रोमांटिक ट्रैक लेह लद्दाख में शूट किया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म के अंत के आसपास स्पेस बनाए रखने के लिए दो अलग अलग क्लाइमेक्स सीन फिल्माए गए, जब कार्तिक आर्यन ने किराया अडवाणी के दृश्य फिल्माने का विवरण दिया है। दोस्तों, इसमें फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप शिरोडकर ने तैयार किया है और जबकि साउंड ट्रैक प्रीतम नस्तिक, बागची, अमाल मलिक, सचेत, परंपरा, लिजो जाट, डीजे चेतस और आदित्य रिखाड़ी द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, रश्मि विराग और आदित्य रिखाड़ी, ध्रुव योगी, सोम और विटपुल द्वारा लिखे गए हैं। प्रीतम द्वारा मूल रूप से रचित टाइटल ट्रैक और अम्मी जे तोमार गीत को भूल भुलैया 2 के बाद एक बार फिर से बनाया गया है। पहला सिंगल, जिसका शीर्षक भूल भुलैया 3 टाइटल है, जो कि 16 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया था, और इसका दूसरा सिंगल जिसका शीर्षक जाना समझोना है, जो कि 22 अक्टूबर सन 2024 को रिलीज किया गया, जो गायक आदित्य रिखाड़ी के सन 2022 के सिंगल समझोना का एक रिफाइंड वर्जन है। और एल्बम को
23 अक्टूबर सन 2024 को सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर सन 2024 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दुनिया भर की नाटकीय विवरण अधिकार AA फिल्म्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। वितरक अनिल थड़ाडी ने फिल्म के सिंगल स्क्रीन अधिकार सुरक्षित किए हैं और यह रिलीज सिंघम अगेन फिल्म की टकराई है और सऊदी अरब में समलैंगिकता पर प्रतिबंध के कारण इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फिल्म ने डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने भारत में पहले दिन 36.60 करोड़ और विकेट पर कुल 110 करोड़ की कमाई की है। 5 नवंबर सन 2024 तक फिल्म ने भारत में 171.32 करोड़ की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 53.17 करोड़ की कमाई की है, जिसमें दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 224.49 करोड़ हो गई। और समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर गेला आलोचकों से 55% समीक्षाएं सकारात्मक रही, जिसकी औसत रेटिंग 6.6 रही 10 में से। और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा है कि भूल भुलैया 3 एक अच्छी तरह से बनाई गई हर कॉमेडी है जो कि अपने प्रदर्शन, कसी हुई पटकथा, रचनात्मक निष्पादन और सबसे बढ़कर एक अप्रत्याशित चरमोत्कर्ष के कारण काम करती है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि भूल भुलैया 3 में माधुरी और विद्या की मौत को घूरती निगाहों और शैतानी हंसी के बीच एक क्रूर गेम रस्साकशी है। इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में वही चीजें हैं जो भूल भुलैया 2 में थी। किरदारों में जगह, स्टीरियोटाइप, जबरदस्ती का हास्य जो जमने नहीं देता, बेस्वाद संवाद को हास्यास्पद लगते हैं। टाइम्स नाउ की तमन्नी साउदी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म के किल, चुटकुले और नाटकीयता का सहारा लिया है। डराने वाले दृश्य प्रभावी हैं लेकिन कभी भी रोंगटे खड़े नहीं करते। यह रहस्यपूर्ण, रहस्यमय और भ्रामक हैं। जी न्यूज की रितिका हाडू ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यहाँ जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह ट्वीट से भरा क्लाइमेक्स लेखकों के अंत का रोमांच बनाने रखने के लिए अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है। इस काल इनकी नंदिनी रामनाथ लिखती हैं कि थिक्वल में कल्पना की कमी है। मंजुलिका की पहचान के बारे में एक ट्विस्ट को छोड़कर जो अच्छा काम करता है, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पिछली फिल्म में नहीं देखा हो। ABP लाइव के अमित भाटिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दे और लिखा है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने कहानी में ऊर्जा भर दी है और हालांकि कॉमेडी उतनी दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट और नैतिक संदेश बांधे रखने में कामयाब होते हैं। हास्य पुरानी यादों को डरावने ट्विस्ट के मिश्रण के साथ एक मनोरंजक सवारी है जो अंततः यह यादगार अनुभव प्रदान करती है। भूल भुलैया 3 मूवी को बनाने में 150 करोड़ का बजट आया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक
24.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसे दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 3 BO कलेक्शन दिन 7 अनीस बज्मी और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी क्रमशः कार्तिक आर्यन और अजय देवगन अभिनीत फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, क्योंकि दोनों बड़ी टिकट वाली फिल्म में गर्दन से गर्दन तक की लड़ाई करती हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया है। दिवाली के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पूरे वीकेंड के अपनी गति बनाई रखी है। सेनलिक के अनुसार फिल्म ने अपने 7वें दिन गुरुवार को 9.50 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही, लेकिन बुधवार की कमाई से इसमें 11% की गिरावट आई है। बुधवार को फिल्म ने 10.75 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने पूरे भारत के मध्य ऑक्यूपेसी दर्ज की है। गुरुवार को फिल्म की कुछ दिन कुल हिंदी ऑक्यूपेसी 23.54% रही और मुंबई में फिल्म ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 831 शो में 25% ऑक्यूपेसी रही, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 1021 शो में 21.50% ऑक्यूपेसी रही, जो हॉरर कॉमेडी के लिए स्थिर टर्न आउट को दर्शाता है। सामान्य तौर पर फिल्म की ऑक्यूपेसी दर दिन बीते के साथ कम होती जा रही है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ भूल भुलैया 3 का लाइफ टाइम घरेलू कलेक्शन 158.25 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें यह कार्तिक आर्यन की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिल्म अपने लगातार प्रदर्शन के दमदार पर दूसरे सप्ताह में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। भूल भुलैया 3 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि यह $6 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि पहले सप्ताह के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रतिपक्षित हैं। बुधवार तक अनीस बज्मी की फिल्म्स के लिए दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े 227 करोड़ रुपए थे। दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने इस दूसरी बार सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को सिंघम अगेन 8.75 करोड़ रुपए की तुलना में 9.50 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन अभी कुल कलेक्शन 15 करोड़ रुपए बढ़त बनाए हुए है, जिसकी कुल कमाई 173 करोड़ रुपए हो गई है। यह विकास दोनों फिल्मों के बीच एक तीव्र बॉक्स ऑफिस लड़ाई का संकेत देता है, क्योंकि वे प्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। विशेष रूप से रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार की टुकड़ी है और यह व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। भूल भुलैया 3 की सफलता इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है, जो इस स्टार स्टैंड प्रतिद्वंदी के खिलाफ जगह बनाती है। भूल भुलैया 3 को दिवाली के शुभ अवसर पर 1 नवंबर सन 2024 को रिलीज किया गया था और इस मूवी का कुल बजट 150 करोड़ है।